जय हिंद प्यारे साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म JNU एकेडमी पर। तो प्यारे साथियों, आज से एक नया आगाज़, नया अंदाज के और नए जोश और नए जुनून के साथ में आज से स्टार्ट हो रहा है RRB ग्रुप डी के लिए टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके? वो भी साइंस के आपके टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपकी आज से प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथियों, आइए और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़िए और जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकें। ठीक है, तो हम आज से टॉप 20 आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल की तैयारी करके चलेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आइए हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन मजबूत बनाइए। ठीक, तो हम देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, एक बार देखिएगा और एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। यानी कि आधुनिक जो सारणी होती है उसमें कौन से तत्वों का समूह होता है जिसका बाहरी कोष कैसा होता है, यानी पूरा होता है। बाहरी कोष कैसा होता है? पूर्ण होता है। कौन सी आवर्त सारणी का भी होता है? तो आपको बताना है जो आपकी 18वीं आवर्त सारणी है, 18वीं, इसका क्या होता है? ये आपका राइट आंसर है। यानी कि 18वीं आवर्त सारणी के समूह, आवर्त सारणी में जो 18वें समूह है उसकी जो बाहरी कोष होती है उसमें क्या होते हैं, यानी कि तत्वों बाहरी कोष में क्या होते हैं? पूरे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। इस लेवल के आपसे क्वेश्चन RRB ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये आज साइंस के टॉप 20 क्वेश्चनों की जो सीरीज चली है, जो मेरे द्वारा चलाई गई है आपके YouTube चैनल पर, तो प्लीज़ आप लोग देखते रहें और जुड़ते रहें और सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, यानी कि कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु मान लीजिए, और वो क्या करे? वृत्तीय पथ का मतलब है यानी कि वो क्या करे? किसी गोले आकार से क्या करे? घूमे। वृत्तीय पथ पर क्या करे? कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, यानी कि ये अपने वृत्तीय पथ बन गया है। और कोई भी वस्तु है वो क्या करे? यहाँ पर यानी कि इस पथ में क्या करे? गति करे। ठीक है, तो क्या होता है? तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। यानी कि कोई वस्तु क्या करे? इस वृत्तीय पथ में क्या करे? गति करे, और इसके घूर्णन की ओर लगने वाला बल, यानी कि उसके अंदर की ओर एक बल होगा। इस वस्तु के अंदर की ओर एक बल लगेगा। उस बल को हम क्या कहते हैं? उस बल को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस बल को दोस्तों हम जानते हैं अभिकेंद्रक बल के नाम से जानते हैं। किस बल के नाम से जानते हैं? अभिकेंद्रक बल के नाम से जानते हैं उस वस्तु को। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। यानी कि इनमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उस लवण का उदाहरण है जो जलीय विलयन यानी कि pH 7 से कम है। pH 7 का मतलब ये होता है, एक pH स्केल होती है, उस pH स्केल में 1 से लेके स्टार्ट होती है कितने तक? 14 तक नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, 14 तक नंबर लिखे होते हैं, बीच में एक नंबर होता है 7। यानी कि 7 के जो पीछे वाले, इधर वाले जो भी आपके जो वो तत्व रहेंगे वो सब कैसे रहेंगे? यानी कि अम्लीय रहेंगे। ठीक है, अम्ल के आकार के। और 7 से इधर वाले जो तत्व रहेंगे वो कैसे रहेंगे? आपके क्षार के आकार के। ठीक है,
तो वही आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो 7 से कम, 7 से जो कम होगा वो कैसा होगा, अम्लीय आकार का होगा। तो अम्लीय आकार का इनमें से देखिए कौन सा है, तो सबसे पहले लिखा है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक देखिएगा ये अम्लीय आकार का, यानी 7, इसका पीएच मान 7 से कम है या नहीं है। दूसरा लिखा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है आपका सोडियम क्लोराइड और चौथा है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन बन रहा है वो आपका ऑप्शन है ए। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल कैसा है, राइट है। अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो आपका कैसा है, वो उसका जो जलीय विलयन में जो पीएच मान होता है वो 7 से कैसा होता है, कम होता है। अब बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, एक मिनट, NH4Cl, ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका कैसा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक तत्व ऐसा है जिसका प्रतीक रासायनिक लैटिन से लिया गया है। तो आयरन है, कार्बन है, क्लोरीन है और एल्यूमिनियम है। इन 4 में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक तत्व ऐसा है जिसका रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आरआरबी ग्रुप डी के लिए, क्योंकि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, इनमें आरआरबी ग्रुप डी के किसी भी शिफ्ट में यानी कि इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो इनमें से एक आयरन है, जो आयरन वो कैसा है आपका, जो आयरन है वो आपका कैसा है, यानी कि इस जो आयरन का जो प्रतीक है वो आपको रासायनिक जो प्रतीक है आयरन का वो लैटिन से लिया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कैसा है, विल बी द राइट। ठीक है, आयरन, और आयरन का जो फॉर्मूला होता है, आयरन का सिंबल बात करें तो आयरन का सिंबल होता है Fe। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 120 वॉट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा यूनिट की गणना की, यानी कि अगर कोई भी लैंप है 120 वॉट प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाता है तो वो क्या करती है, 120 वॉट विद्युत लैंप चलती है। ठीक है, तो उसमें से आपको ऊर्जा बतानी है कितनी यूनिट वो क्या करेगी, खर्च करेगी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले बिल्कुल कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कितने वॉट खर्च कर रही है, 120 वॉट, कितने घंटे में, 8 घंटे में, और एक वॉट में कितनी यूनिट होती हैं, 1000 यूनिट। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.96। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.96। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.96 जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका सेकंड आंसर क्या हो गया, विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। अब आपको बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही फार्मूला कौन सा है। इनमें से आपको बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही फार्मूला कौन सा है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही फार्मूला है, आप लोग कमेंट कीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही फार्मूला कौन सा है, क्या ए है या बी है या सी है या ऑप्शन नंबर डी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही फार्मूला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के का कितना गुना होता है। यानी कि कोई वस्तु है पृथ्वी पर, अगर कोई वस्तु मान लीजिए 50 केजी की है, अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 50 केजी की है तो वो चंद्रमा पर मून पर कितनी हो जाएगी, तो मून पर उसका वेट कितना हो जाएगा, ये पूछा गया आपसे। तो देखो कितना हो जाएगा पृथ्वी पर, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर अगर 50 केजी की है तो मून पर उसका हो जाएगा यानी कि 1/6 गुना। 1/6 गुना क्या हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा कहाँ पर, मून पर। ठीक है, मून पर उसका वेट हो जाएगा कितना, 1/6 गुना। अगर कोई वस्तु चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा पर हो जाएगा 1/6 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए, इसलिए मैंने आपके लिए साइंस की डेली आपको 20 नंबर की प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे साइंस के ग्रुप डी के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम उठा के देख लीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन उसके लेवल से कई और ऊपर ही होंगे। ठीक है, तो आप जब इन क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं तो ग्रुप डी के जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे वो इनसे भी थोड़ा डाउन लेवल के होगा, तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वॉट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा होगी। तो सर्किट में आपसे क्या पूछी है, सर्किट में पूछी है कि सर्किट में कितनी विद्युत धारा होगी। तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है, फार्मूले को यूज़ करेंगे कि ये आपका ओम का नियम से फार्मूला निकल के आता है कि I बराबर V अपॉन आर, I बराबर V अपॉन आर। ठीक है, तो देखो V की यानी कि बैटरी का वोल्ट कितना दे रखा है, V की वैल्यू है यहाँ, पहले तो V की वैल्यू हम लिख लेंगे, V बराबर 6 दे रखा है। ठीक है, और R की वैल्यू R क्या है, यहाँ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध कितने दे रखे हैं आपको, 10 ये दे रखा और 20 ये दे रखा है, यानी टोटल कितने दे रखे हैं आपको, 30। दोनों के हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो B की वैल्यू आपको 6 मिल गई यहाँ से और R की वैल्यू आपको यहाँ से 30 मिल गई। तो B की जगह हम कितना रख देंगे, 6 रख देंगे, और R की जगह कितना रख देंगे, 30 वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम किसको काट देंगे यानी कि तो हमारी वैल्यू कुछ निकल के आएगी, यानी कि वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.2, और एम यानी कि धारा हम किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कैसा है, सही है। 0.2 एम्पियर की धारा क्या करेगी, वो प्रोवाइड करेगी सर्किट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस समूह में क्या रखा है, हैलोजन को रखा गया है। तो आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा प्लीज़। देखो पूछा क्या गया था, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा गया, 1st समूह में, 17 समूह में, या फिर 16 समूह में, फिर 18 समूह में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 17 समूह में क्या रखा गया है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17 समूह यानी 17वें समूह में हैलोजन रखा गया। ठीक है, मुझे आशा है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा है कि श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंग को कहा जाता है। अब बताइए, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है।
ये आपसे पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख के बताइए। तो श्रवणीय रेंज का मतलब यहाँ वो है कि जो सुनने वाली रेंज, यानी कि हम लोगों को सुनाई, जो ह्यूमन लोगों को सुनाई देती है जो रेंज 20 HZ यानी हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग क्या करते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। अब इससे पूछा इसके नीचे वाली जो रेंज होगी, यानी कि 20 हर्ट्ज से भी कम, 20 हर्ट्ज से भी कम जो रेंज है, उनको वो तरंगे होंगी, 20 हर्ट्ज से भी कम जो तरंगे होंगी उनको हम क्या कहेंगे, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से भी जो कम तरंगे होंगी उनको हम क्या कहते हैं, उनका नाम है आपका इंफ्रासोनिक वेव। क्या नाम है दोस्तों, इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं उनको, ठीक है। और जो हम सुन सकते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम सोनिक वेव कहते हैं। जो हम वेव सुन सकते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम सोनिक वेव कहेंगे। सोनिक, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद जो 20 हर्ट्ज से भी कम होती हैं, जो 20 HZ से भी कैसी होती हैं, कम होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। और जो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती हैं, जो कैसी होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से भी कैसी हों और अधिक हों, जो मोर देन 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से भी कैसी हों, अधिक हों, उनको हम वेव को कहते हैं HZ, यानी कि उन वेव को हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे अल्ट्रासोनिक वेव। क्या कहेंगे, एक मिनट, उनको हम क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव कहेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो तरंगे क्या होगी, जो आपको क्या होंगी, यानी कि 20 हर्ट्ज से भी ऊपर जो तरंगे होंगी उनको हम क्या कहेंगे, और 20,000 हर्ट्ज से भी नीचे होंगी उनको क्या कहेंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होंगी उनको क्या कहेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि श्रवणीय का मतलब है कि जो तरंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति, नीचे का मतलब है 20 हर्ट्ज से भी कम वाली आवृत्ति वाली तरंगे को हम इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया है, यानी कि इनमें से 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी एक ने क्या किया है, परमाणु संख्या यानी कि नंबर ऑफ एटम के आधार पर क्या किया गया, यानी कि आवर्त सारणी को बनाया है। तो इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देखिएगा, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मेंडलीव है, डॉबेराइनर है, न्यूलैंड है और मूसली है। इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या है, विल बी द राइट आंसर होगा। अब इनमें से आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। चलो देखो, इनमें से जो आपका राइट आंसर है मूसली ने क्या कहा था कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया, यानी कि मूसली ने परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया गया है, आवर्त सारणी में तत्वों को क्रम ब क्रम क्या किया है, एक के बाद 2 3 4, यानी कि क्रम ब क्रम क्या किया गया है, लगाया गया है। किसने लगाया, मूसली ने, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी जाती है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि इनमें से कौन सी गैस विद्युत बल्ब में क्या की जाती है, भरी जाती है, ठीक है। इनमें से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस है जो क्या की जाती है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। 4 गैसेस आपको दे रखी हैं, 4 में से आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है, ठीक है। फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिए।
इनमें से कौन सी गैस है जो विद्युत बल्ब में क्या की जाती है, भरी जाती है। तो इनमें से देखो एक नाइट्रोजन गैस है जो क्या की जाती है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर भरी जाती है। ठीक है, एक नाइट्रोजन गैस, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि यानी कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, तो चिप्स के पैकेट में भी आपकी नाइट्रोजन गैस ही होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थितियों में बदलाव लाता है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि 4 में से कौन सा हार्मोन है। इंसुलिन है, पशु हार्मोन है, थायरोक्सिन है और टेस्टोस्टेरोन है। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो क्या होता है, यानी कि युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने लगता है। कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन बताइए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इनमें से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये कैसा है। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो हार्मोन है वो यानी कि हार्मोन क्या होगा, यानी कि युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिससे क्या हो जाए, गर्मी उत्पन्न हो, यानी कि वो रिएक्शन बतानी है जो क्या करे, हीट को रिलीज़ करे। ठीक है, जो हीट को रिलीज़ करती है रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, जो रिएक्शन हीट को रिलीज़ करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो रिएक्शन क्या करे, हीट को रिलीज़ करे। ठीक है, और जो रिएक्शन हीट को ऑब्जर्व करे उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। ठीक है, और अभी हमसे क्या पूछा गया, जो एनर्जी को रिलीज़ करे, यानी कि ऊष्मा को रिलीज़ करे, तो ऊष्मा को जो निकालती है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। अब आपको ये बताना है जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है। इसका मतलब ये पूछा गया आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है। तो स्थितिज ऊर्जा के 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, Fs, हाफ mv², mgh और mgh। इनमें से चारों में से आप बताइए, इनमें से स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कौन सा है। तो स्थितिज ऊर्जा का देखो फॉर्मूला होता है mgh। mgh ये क्या आपका, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g का है ग्रेविटी और h का है हाइट। ठीक है, तो mgh किसके, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि त्वरण की विमा होती है। अब आपको पूछी गई है कि त्वरण की विमा बताइए कि त्वरण की क्या विमा होती है। त्वरण की देखो Lm2t-2, Lmt2, Lmt-2, Lmt2, इनमें से बतानी है 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है कि त्वरण की विमा क्या होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, त्वरण की विमा बताइए। चलिए ध्यान दीजिए कि त्वरण की विमा होती है, देखो त्वरण की विमा होती है आपकी L1mt-2, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Lt-2, ये भी आपकी त्वरण की ही विमा है। ठीक है, L का मतलब L 0 है, इसका मतलब है यहाँ L उपस्थित नहीं है।
तो L t-2 ये भी आपकी किसकी डायमेंशन है, त्वरण की, यानी कि एक्सीलरेशन की ये भी आपकी क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट लिखा है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहा जाता है। जो प्रोटीन की जानकारी देता है DNA के भाग को, उसको क्या कहते हैं। तो जो प्रोटीन की जानकारी हमें देता है, DNA का जो भाग होता है जो प्रोटीन की जानकारी देता है, उसे हम देखो क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे जीन कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, जीन। ठीक है, जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है हमें DNA में, उसको हम क्या कहते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूँगा। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इनमें से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H6, C2H2, CH2, C2H4, इनमें से बताना है आपको कौन सा हाइड्रोकार्बन है। चलिए बताइए फटाफट, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो देखो, इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो चारों में से जो नंबर पहला ऑप्शन है ये आपका क्या है, विल बी द राइट आंसर है। यही आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, C2H2, C2H6 सॉरी, C2H6 क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है आपका निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। इनमें से कौन सी धातु होती है जो ताप उसको गर्म करो तो वो कैसी हो जाती है, पिघल जाती है, यानी कि द्रव के रूप में कैसी हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। तो इनमें से लेड दिया गया है आपको, ब्रोमीन दिया गया है, टंगस्टन दिया गया है और पारा दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इनमें से कौन सी धातु होती है जो क्या होती है, यानी कि उसको हीट करो तो वो कैसी हो जाती है, पिघल जाती है, द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है। तो इनमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा जो पारा है वो कैसा है, उसको अब क्या करेंगे, अगर हीट करेंगे तो वो किस रूप में चेंज हो जाता है, यानी कि लिक्विड रूप में कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लिक्विड रूप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर बात करूँगा। लास्ट क्वेश्चन लिखा है लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे क्या बनाती हैं, यानी कि तो वे का निर्माण करती हैं। अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कली, फल, युग्मजन, जीवाणु। यानी कि जब 2 अलग अलग प्रजनन कोशिकाएं क्या करती हैं, संयोजित होती हैं, तो वो किस चीज़ का निर्माण करती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो वो किस चीज़ का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बताइए वो किस चीज़ का निर्माण करती हैं। तो जो अलग अलग जब 2 कोशिकाएं मिलेंगी तो सर सीधी सी बात है वो किसका निर्माण करेंगी, वो हमारी युग्मजन का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो वो किसका निर्माण करेंगी, हमारी युग्मजन का निर्माण करेंगी। आई होप, आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और मुझे बताइए आपका आउट ऑफ 20 यानी कि 20 में से आपका कितना स्कोर रहा ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर आपका इन 20 क्वेश्चनों में से अगर आप यहाँ 50 to 80 क्वेश्चनों का सही जवाब दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही कैसी है, बेटर है। अगर आप 50 से क्वेश्चनों से नीचे अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो अभी आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो आप क्या करें, अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें, क्योंकि अगर हमने आपके लिए बिल्कुल कोई आपसे पैसा नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं है, बस आप लोग बस जुड़ते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और बस अपनी तैयारी को और ही बेहतरीन बनाते रहिए। क्योंकि अभी तो साइंस का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। अभी
जीके का भी आप जीके जीएस का भी आपका प्रैक्टिस सेट जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चनों की सीरीज़ रखी थी, 20 क्वेश्चन कैसे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं हमारे। और आपको दिख रहा है कि आपको लिखा है आरआरबी ग्रुप डी के लिए टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बस हम अपने 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और डेली, और आपको क्या करना है, डेली जुड़ना है मेरे साथ। डेली अब आपकी प्रैक्टिस सेट चलेगी, डेली 20 क्वेश्चन होगी। ठीक है, तो डेली आपको जुड़ना है और डेली अपनी तैयारी को, आपकी डेली चलेगी क्लास, डेली आपके पास वीडियो आएगी। तो डेली आपकी 20 क्वेश्चनों की साइंस की सीरीज़ चलने वाली है। और साइंस के साथ साथ आपको जीके जीएस की भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज जल्दी चलाई जाएगी। ठीक है, आप लोग परेशान नहीं हो और बस जुड़ते रहिए और बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी वीडियो आएगी उतनी जल्दी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बस, और मिलते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए, सीखते रहिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 में। अभी ये हमारी पहली क्लास थी। मैं आपसे दोबारा पुनः कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या करते रहें, अपनी पढ़ाई को बरकरार चलाते रहें, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपको पता ही है अच्छा खासा लेवल भी आता है। तो आपके लिए हमने अच्छे खासे क्वेश्चन भी इसमें रखे हुए हैं। अब आपको देख के लग गया होगा कि आपके क्वेश्चन किस लेवल के थे आज। ठीक है, तो बस दोस्तों मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे भी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। जिससे हमें भी क्या होता रहता है, मोटिवेशन मिलता रहता है, जो मैं अपने भाइयों को, दोस्तों को, जो अपने इस परिवार के लोगों को देना चाहता हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से। तो मेरी जो कंटेंट है उन तक मैं सही तरीके से पहुँचा पा रहा हूँ या नहीं, या फिर मेरी कोई इसमें और भी भूल हुई हो या फिर कुछ सुधारने के लिए रह गया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।